कि 23 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर है। आखिर बायोलॉजी की तैयारी कैसे करके जाएंगे स्टूडेंट? बस आज रात ये बायोलॉजी का वायरल पेपर देख लो, आप भी बायो में 70 में 70 करके आएंगे। तो स्टूडेंट अगर आप भी 23 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हो ना, तो बस आज का ये वायरल पेपर लास्ट तक देख लेना। सुबह सुबह ये पेपर वायरल हुआ है और इसी पेपर में से ज्यादातर क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। जैसे ही मुझे ये वायरल पेपर मिला ना, मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन लिख दिया और आज हम पूरे 70 नंबर के बायोलॉजी के पेपर को विथ सॉल्यूशन इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसे ही पेपर कुछ ही घंटों बचता है, मैं हर साल ऐसा ही पेपर अपने स्टूडेंट को देता हूं और लाखों बच्चे कम से कम समय में पढ़कर 70 में 60, 55 प्लस, 65 प्लस लेकर आते हैं। इस बार आपकी बारी है। अगर आप 23 फरवरी को दोपहर 10-12 बजे भी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो जरूर देखकर जाना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। यहां पे रोल नंबर डाल दो, यहां पे नाम डाल दो। बायोलॉजी का ये पेपर है, पेपर कोड है 348 DL और इस पूरे 70 नंबर के पेपर को विथ सॉल्यूशन विथ ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। ये कोई मामूली पेपर नहीं है। आप नीचे चलोगे, ये देखो कैसे मैंने एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखा है। कितना नीचे आप लोग जाओगे, सारे क्वेश्चन का आंसर ये देखो भैया। ज्यादा दूर हम नहीं चलेंगे, मतलब एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा भैया। प्रूफ आपके सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कुछ नोट दिया गया है कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, सभी प्रश्न आपको करने हैं। जहां आवश्यक हो वहां पे रेखा चित्र भी बनाना है, मतलब यहां पे बायो में फिगर भी बनाने को दिया जाता है। जहां पूछा जाए वहां बनाओ। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों से हम स्टार्ट करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न कुल 4 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। भैया देखिए हमारी आंखें जो है ना बंद हो रही हैं, क्योंकि रात भर मैंने जाग कर ना ऐसा वायरल पेपर आपके लिए तैयार किया है। देखो आंखें मेरी अच्छे से नहीं ओपन हो रही, इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो क्या आप मेहनत नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए? और एक काम और करना हमारी इस मेहनत के लिए, बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट इस वीडियो को सिर्फ 10,000 लाइक्स तक पहुंचा दें। हमें लगेगा भाई कि मेरा जो मेहनत है ना वो रंग लाया और हमारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। बाकी यही हमारा, अगर आप लोग ऐसा करते हैं भाई, हमारा आशीर्वाद लगेगा। 70 में 70 करके आओगे। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे का वाला, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभिक प्रकूट कौन सा है? मतलब प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभिक प्रकूट है कौन सा? AUG, UAG, UGA या UAA? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों फर्स्ट वाला। मैंने कहा था कि बायो में सेकंड ऑप्शन जो है इसके सही होने के चांसेस 40% हैं, फर्स्ट ऑप्शन के सही होने के चांसेस 30% हैं, थर्ड ऑप्शन के सही होने के चांसेस हैं 20% और फोर्थ ऑप्शन के भी 10% होते हैं। ठीक है, तो ये सब चांसेस हैं भैया सही होने के। तो प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभिक जो प्रकूट है वो AUG है। ये ट्रिक आप तब लगाना जब आपको आंसर नहीं आएगा। बाकी बायोलॉजी में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर भी वीडियो बना रखा है। यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चर, वीडियो मिल जाएगा। खा वाला देखो, ध्यान से समझो एक एक क्वेश्चन को। खा, बीजांड का वो स्थान जहां बीजांड ब्रिज जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? निभाग या चलाजा, नाभिका या हाइलम, केंद्रक या माइक्रोपाइल? भैया उसको हम बोलते हैं नाभिका या हाइलम। बीजांड का वो स्थान जहां बीजांड ब्रिज जुड़ा होता है उसको नाभिका या हाइलम बोलते हैं। पेपर भैया आज रात को बस तैयार कर लेना। ये पेपर 23 फरवरी को आग लगा के आओगे बायो के पेपर में। अरे भैया मतलब 70 में 70 करके आओगे। गा, चिकनगुनिया विषाणु का वाहक कौन है? क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर, एनोफ्लीज मच्छर या इनमें से कोई नहीं? भैया चिकनगुनिया का जो वाहक है वो एडीज मच्छर है। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गा का सेकंड ऑप्शन सही है। चलो घा,
पेनिसिलिन की खोज किसने की भैया? बीजमान ने, स्मिथ ने, फ्लेमिंग ने या आर्बर ने? इसकी खोज फ्लेमिंग जी ने की थी। तो टोटल 4 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के 4 नंबर आपको मिल जाएंगे किसके? बहुविकल्पीय प्रश्नों के। बस ध्यान से समझते चलो मेरे भाई, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है 5 स्टार वाले हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अति लघुत्तरीय प्रश्नों पे आ जाओ बच्चों। जैसे दूसरे का आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र को कौन से हार्मोन नियमन करते हैं भैया? 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के 5 नंबर। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो आवर्त चक्र के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। लड़कियों में ये पाया जाता है। देखो आवर्त चक्र, मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है और 45 से 55 वर्ष की आयु में यह खत्म भी हो जाता है। ठीक है, यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। अगर स्त्रियों को, लेडीज को अगर आवर्त चक्र आने लगा ना, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो गर्भधारण के लिए सक्षम हो जाती हैं तभी से। आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन निम्न 2 हार्मोन करते हैं। जैसे फर्स्ट है LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सेकंड है FSH हार्मोन यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये तो समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहां पाए जाते हैं भैया? जीन क्या होता है, कहां पाए जाते हैं? तो इसको भी मैं समझा देता हूं। एक एक क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा सा पैसेंस रख के बस ये वीडियो देख लेना मेरे भाई। देखो, एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। मतलब एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं वो जीन होते हैं। यह आनुवंशिक पदार्थ की एक प्राकारिक इकाई होती है। जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। हमारे अंदर टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ी में 23 जोड़ी गुणसूत्र हमारे अंदर पाए जाते हैं। इतना तो आप सभी को पता ही होगा भैया, इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो भैया। आगे देखो गा वाला, देखो ये गा, वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है? तो ऐसे गा वाला भी आंसर देख लेंगे। ये देखो वाहित मल, सीवेज। बहुत आसान भाषा में मैं समझाऊंगा सारे क्वेश्चन। आप लोग बने रहो, प्यार बांटते रहो भाई। कितना भी मेहनत पड़ जाए ना, मुझे दिन रात एक करना पड़े, भले ही मुझे नींद लगी हो, लेकिन मुझे आंखें ऐसे खोल कर रखना पड़े, तो भी हम आपके लिए रखेंगे, क्योंकि हम आप चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आए। ठीक है, वही मेरा रिजल्ट होगा। तो प्रतिदिन नगरों व शहरों में व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। नगर में इस व्यर्थ जल को ही वाहित मल या सीवेज कहते हैं। वाहित मल हमारे लिए अग्र प्रकार से हानिकारक है। वाहित मल हानिकारक क्यों? देखो, ये 1 नंबर 2 नंबर दोनों में आता है। सबसे पहले वाहित मल में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो अधिकांशतः रोगजनकीय होते हैं। दूसरा, वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी नहीं हो पाता। इसके फलस्वरूप वाहित मल वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं। बस 1 नंबर कंप्लीट। भाई 1 नंबर में बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। घा वाला क्वेश्चन देख लो। घा, डीएनए के खंडों को आपस में किस एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है? बहुत आसान है, ये देखो घा वाला क्वेश्चन। ये लाइगेज, डीएनए के खंडों को आपस में डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है। बस इतना लिख दोगे बहुत है। अगला क्वेश्चन देख लो भैया। देखो ये लास्ट, अंगा, तप्त स्थल हॉट स्पॉट क्या है? भारत में स्थित तप्त स्थलों के नाम लिखिए। 1 नंबर। मतलब यहां पे आपका 5 क्वेश्चन, एक एक नंबर का खत्म होगा, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो भैया तप्त स्थल क्या है? चलो नीचे चलते हैं भैया। तप्त स्थल, ये देखो तप्त स्थल, वो भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है, तप्त स्थल कहलाता है। मतलब वो भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में हो, तप्त स्थल होता है। हिमालय, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा तथा पश्चिमी घाट भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल हैं। 1 नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं 2-2 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्नों पे मेरे भाई। ये 2-2 नंबर के आएंगे, 5 क्वेश्चन 10 नंबर आपको देकर जाएंगे। ध्यान से वीडियो को देख लेना, ऐसा वीडियो बार बार नहीं मिलेगा मेरे भाई। बहुत किस्मत वालों को ये वीडियो मिलता है। चलो का
जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है? जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके कारण क्या है? 2 नंबर 3 नंबर दोनों में आता है। ये देखो जनसंख्या विस्फोट मतलब विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड, 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन, 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या लगभग 7 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। मतलब जो भारत की आबादी नहीं, विश्व की आबादी है ना, हर सेकंड 2 लोग पैदा हो रहे हैं, हर मिनट 2 लाख व्यक्ति मतलब हर दिन, और हर महीने 60 लाख व्यक्ति, और हर साल 7 करोड़ व्यक्ति बढ़ रहे हैं। आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट मतलब जनसंख्या लगातार बढ़ना, ठीक है। यह मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी न आने के कारण होती है। मतलब मृत्यु दर में कमी है, जन्म होता रहता है लगातार, तो इसीलिए यह होता है। कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि एवं इसके कारण। किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण है, मतलब जो जनसंख्या बढ़ रही है उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। पहला देखो, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं अब ज्यादा हो रही हैं भाई, तो मृत्यु दर में कमी आई है। पहले क्या होता था कि कहीं भी हैजा हो गया या कोई महामारी आ गई, पूरा गांव ही साफ हो जाता था, लेकिन अब सबका इलाज है। दूसरा, जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसलिए ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। थर्ड, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना। चौथा, अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान ना होना और परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से ना अपनाया जाना। ये सब रीजन है भैया। पांचवा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होना। छठवां, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण होना। अब महामारी होती है, उसका तुरंत इलाज। पहले महामारी से हजारों लाखों लोग मृत्यु हो जाती थी उनकी। सातवां, निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति ये विश्वास करते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे वे काम उतना अधिक करेंगे और उतना धन कमाएंगे, ठीक है। आठवां, सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपत्ति संतान उत्पन्न करते रहते हैं। मतलब जैसे लड़की हुई किसी को, अब वो चाहेंगे अगला लड़का हो, फिर लड़की हो गई, फिर चाहेंगे लड़का हो जाए, तब हम बंद करेंगे, फिर लड़की हो गई, फिर चाहेंगे लड़का हो जाए, फिर लड़की, मतलब 4 लड़की हुई, अब वो लड़का हो गया कोई, मतलब 4 लड़की, एक लड़के के कारण 4 लड़की हो गई। तो ऐसे मतलब पुत्र प्राप्ति की चाह में जो है लगातार संतान उत्पन्न करते रहते, यही सब कारण है जनसंख्या विस्फोट का। खा, मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलो भैया मानव जीनोम परियोजना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नीचे चलेंगे इसी के। ये देखो मानव जीनोम परियोजना, एक प्यारा सा हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे मानव जीनोम परियोजना एक अत्यंत व्यापक स्तर की योजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीनों की पहचान की जाती है। मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म हैं तथा प्रति क्षार पहचानने के लिए $3 का खर्चा आता है। एक क्षार को पहचानने के लिए $270, ठीक है। इस प्रकार संपूर्ण योजना पर लगभग $9 मिलियन का खर्च आएगा। ज्ञात अनुक्रमों का संग्रह करने के लिए 1000 पृष्ठों की लगभग 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक पृष्ठ पर 10,000 शब्द लिखे जाएं। इस योजना को पूरा करने में 13 वर्ष का समय अनुमानित किया गया है। अनेक देशों के हजारों वैज्ञानिक एक साथ इस पर कार्य करते हैं, तो इसकी प्रथम प्रक्रिया पूर्ण होने में 10 वर्ष का समय लगता है। इतने स्तर के आंकड़ों के संग्रह, समापन एवं विश्लेषण के लिए उच्च कोटि के सांख्यिकीय साधनों की आवश्यकता होगी। अतः अपने इस बृहद स्तर के कारण यह योजना महापरियोजना भी कहलाती है। इसको महापरियोजना भी बोलते हैं। बस हो गया, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, बढ़ते चलो, अभी बहुत कुछ हमें पढ़ना है। ध्यान से देखो, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ओपैरिन की परिकल्पना पर टिप्पणी कीजिए। 2 नंबर 3 नंबर सब में ये क्वेश्चन आता है, इसको तो बिल्कुल मिस मत करना मेरे भाई। ओपैरिन की परिकल्पना, चलो भैया बढ़ चलो आगे। ये देखो ओपैरिन की परिकल्पना पे आ गई, मतलब ये जैव विकास से रिलेटेड इनकी परिकल्पना है। देखो, यदि पृथ्वी पर रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति के संबंध में विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री AI ओपैरिन ने सन 1924 में भौतिकवाद या पदार्थवाद
के नाम से प्रस्तुत की। ओपायन की यह परिकल्पना 1936 में उनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी। ऐसी ही परिकल्पना अंग्रेज वैज्ञानिक हैल्डेन ने, जो 1961 में भारतीय नागरिक बन गए थे, सन 1929 में प्रस्तुत की। इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति और इस पर जीवन जो है कि उत्पत्ति की पूरी प्रक्रिया को हम संक्षेप में 8 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण है परमाणु प्रावस्था, पहले चरण में परमाणु प्रावस्था। दूसरा चरण अणुओं एवं सरल कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति हुई दूसरे चरण में। तीसरा चरण कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति एवं विकास हुआ। चौथा चरण कोलाइड्स, क्वेसरवेट्स, वैयक्तिकता तथा रासायनिक स्वाधीनता का हुआ उद्विकास, ठीक है। पांचवा चरण स्व उत्प्रेरक तंत्रों, जीन्स, वायरसों तथा प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति। छठा चरण प्रारंभिक पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं की उत्पत्ति। सातवां चरण स्वपोषण की उत्पत्ति। आठवां चरण सुकेंद्रकीय कोशिकाओं अर्थात प्रोटिस्टा की उत्पत्ति। तो इस प्रकार कुल 8 चरणों में इसको बांटा गया। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं एक बार बता दे रहा हूं भाई, बहुत है। अगला क्वेश्चन देखो, घा इंटरफेरॉन पर टिप्पणी लिखिए भैया। इंटरफेरॉन का मतलब इंटरफियर करना, तो इस पर भी टिप्पणी भाई हम छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन, कैसा भी हो सबको लिख डालेंगे मेरे भाई। ये इंटरफेरॉन देखो, इंटरफेरॉन कशेरुकी जंतुओं में वायरसों से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को वायरसों से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इंटरफेरॉन का उपयोग वायरस संक्रमण के लिए, बस ऐसे लिखते चलो काम खत्म है। पीडीएफ चाहिए, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो। रोग निवारक तथा निरोधक औषधियों के रूप में किया जाता है। आइसेक्स तथा लिंडनमैन ने सन 1957 ईस्वी में इस प्रकार की प्रोटीन का पता लगाया और चूंकि इसके द्वारा अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोका जाता है इसलिए इसको इंटरफेरॉन कहा गया। इंटरफेरॉन का मतलब इंटरफियर करना। आगे देखो, ऐसा समझा जाता है कि इंटरफेरॉन विषाणु केंद्रकीय अम्ल संश्लेषक तंत्र को बाधित करता है, किंतु यह किसी भी प्रकार कोशिका के उपापचय में कोई विघ्न नहीं डालता है। यह भी निश्चित हो चुका है कि इंटरफेरॉन कोशिका के बाहर उपस्थित विरियॉन्स आदि को किसी भी प्रकार भी प्रभावित नहीं करते हैं, ना ही संक्रमण रोकने में किसी प्रकार सक्षम है। ये कोशिका के अंदर ही क्रिया करते हैं, अर्थात केवल अंतःकोशिकीय क्रियाएं ही करते हैं। बस हो गया, 2 नंबर कंप्लीट मेरे भाई, 2 नंबर आपका फिक्स है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चलेंगे आगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो एक एक क्वेश्चन को भाई, मैं समझा रहा हूं तो समझ लो कि समझ जाओगे आसानी से। अंगा ऊर्जा की पिरामिड की मुख्य विशेषता क्या है? ये क्वेश्चन करने के बाद 5 गुणे 2 यानी कि 10 नंबर आपका कंप्लीट होता है लघु उत्तरीय प्रश्नों का। लाइक ठोक दो फटाफट, लाइक कर दिया करो वीडियो भाई, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा, सिर्फ हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। ये सब क्वेश्चन हो गए, अब हम चलेंगे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन पे। ये देखो लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड भैया, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन जो है 12 क्वेश्चन रहते हैं और आपको 36 नंबर टोटल मिलते हैं। मतलब इनको तो बिल्कुल अवॉइड आप कर ही नहीं सकते। देखो आवृत बीजी में नर युग्मकोद्भिद का संक्षिप्त विवरण दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करो, 3 नंबर। देखो भैया फर्स्ट चैप्टर में पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन में लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन जरूर पढ़ लेना। मानव जनन में शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, पुरुष जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, इसको पढ़ लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं आंसर भी बताऊंगा कुछ क्वेश्चन का। मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन से हैं। घा पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, 3 नंबर। मतलब 4 क्वेश्चन हो गए 3-3 नंबर के, 12 नंबर कंप्लीट हुआ। हेडिंग डाल के लिख देना और इन क्वेश्चंस को जो आपके सामने पेपर में दिख रहे भैया इनको जरूर पढ़ लेना, मतलब ये गारंटी वाले क्वेश्चन है। अब देखो नीचे मैं कुछ क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा, लेकिन टेंशन मत लो। 5वें का डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर और टिप्पणियां ये बायोलॉजी में जरूर पढ़ लेना। डीएनए और आरएनए में अंतर, प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर, ये सब पढ़ लेना मेरे भाई। डीएनए में लिख दो, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल पाया जाता है, इसमें थाइमिन नहीं होता। ठीक है, डीएनए डी कुंडलित संरचना है, आरएनए एक कुंडलित है। तो ऐसे आप कुछ लिख देना भाई, नंबर मिलेगा। बस अंतर ऐसे करना है, ऐसे बढ़िया ग्राफ बनाना, इधर डीएनए और इधर आरएनए कर देना, बढ़िया लिख देना। इसको जरूर पढ़ लेना। क्वेश्चन खा मानव एवं कपि में समानताएं और असमानताएं बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विकास का क्वेश्चन। गा
पुनर्योगज प्रोटीन पर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घा का हमें आंसर बता देते हैं आपको भाई, क्योंकि 3 नंबर में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ो। आप कमेंट करो सर पूरा सॉल्यूशन दो, 3 नंबर वाले क्वेश्चन बताओ, मैं ले आऊंगा वीडियो। कमेंट तो किया करो कम से कम। बाकी आंसर बताता हूं। घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझाइए। तो हम देखते हैं घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव का क्या महत्व है पहले, फिर औद्योगिक उत्पादन में। देखो, हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवियों अथवा उनसे व्युत्पन्न पदार्थों का प्रयोग करते हैं। इसका सामान्य उदाहरण दूध से दही का उत्पादन है। सूक्ष्म जीव जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य, जिन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त डोसा, इडली, ब्रेड आदि को बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, जो दाल चावल के आटे व मैदे को स्पंजित कर देते हैं। यह क्वेश्चन 5 नंबर में भी आता है, यह ध्यान रखना। अब देखो भैया, डोसा व इडली में कैसे यूज करते हैं। दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा, जिसका प्रयोग डोसा तथा इडली बनाने जैसे आहार को बनाने में किया जाता है, इसमें ल्यूकोनास्टॉक व स्ट्रेप्टोकोकस पिकेलिस जीवाणुओं के मिश्रण द्वारा किण्वित होता है। इस आटे की फूली उभरी शक्ल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्पादन के कारण होती है। ब्रेड को देख लो, ब्रेड बनाने के लिए गेहूं के आटे, देखो थोड़ा नीचे कर देते हैं भाई, ब्रेड वाला हेडिंग दिखे तो, ब्रेड बनाने के लिए गेहूं के आटे को गूंथा जाता है। इसमें किण्वन के लिए बेकर ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरीविसेई को मिलाकर कुछ घंटों के लिए रखा जाता है। इससे आटे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादन होता है और आटा फूलकर उभर जाता है। बेकर ईस्ट में किण्वन हेतु एक महत्वपूर्ण एंजाइम जाइमेज पाया जाता है। इसके अतिरिक्त माल्टेज व एमाइलेज एंजाइम भी पाए जाते हैं। इस आटे को बेक करके कोमल व स्पंजी ब्रेड तैयार किया जाता है। ठीक है, तो घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीव हैं ये सब। औद्योगिक उत्पादन एवं औषधियों में सूक्ष्म जीव, देखो औद्योगिक क्षेत्र में भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। सूक्ष्म जीव विशेषकर ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरीविसेई का प्रयोग प्राचीन काल से ही वाइन, बियर, हिस्की मतलब बिस्की, ब्रांडी, रम आदि के उत्पादन में किया जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक का भी उत्पादन होता है। एक प्रमुख एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन पेनिसिलियम नोटेटम नामक सूक्ष्म जीव से होता है। पूछा जाता है पेनिसिलिन का उत्पादन किस सूक्ष्म जीव से होता है, तो पेनिसिलियम नोटेटम। एंटीबायोटिक 2 प्रकार के होते हैं, ए है विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, बी है सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कुछ विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, एंजाइम आदि के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लो, एसिटिक अम्ल का उत्पादन एसिटोबैक्टर एसिटाई तथा एथेनॉल का उत्पादन सैकेरोमाइसिस सेरीविसेई नामक सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है। तो ये घरेलू उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्राणियों के जीवन में इनकी क्या उपयोगिता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लो, खा वाला पुनर्योगज। अभी मैं प्लाज्मिड बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये देखो प्लाज्मिड क्या है समझ लो। प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये एक दोहरे स्ट्रैंड वाला डीएनए अणु है जो केंद्रकाभ के बाहर स्थित होता है। प्लाज्मिड की प्रतिकृति स्वतंत्र होती है। जीवाणु प्लाज्मिड में केवल कुछ ही जीन होते हैं जो कई बार लैंगिक जनन से संबंधित होते हैं। इन जीनों की जीवाणु कोशिका की अन्य जैव प्रक्रियाओं में कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, कोई भूमिका नहीं होती है। इनमें उपस्थित जीन्स प्रतिरोधी पदार्थों के निर्माण, किण्वन आदि क्रियाओं का नियमन भी करते हैं। स्वनियंत्रित प्रतिकृत गुण होने के कारण निम्न 2 प्रकार के प्लाज्मिड ज्ञात हैं। पहला है एकल प्रतिलिपि प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड प्रतिकृत करके केवल एक ही प्रतिलिपि बनाते हैं, कॉपी। दूसरा है बहुप्रतिलिपि प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड प्रतिकृत करके एक से अधिक प्रतिलिपियां बनाते हैं। इस प्रकार की एक जीवाणु कोशिका के में परिणाम स्वरूप 10 से 12 प्लाज्मिड पाए जा सकते हैं और कभी कभी इनकी संख्या 1000 तक भी होती है। ऐसे प्लाज्मिड्स का उपयोग क्लोनिंग साधन के रूप में किया जाता है। प्लाज्मिड की एक विशेषता है कि इसका डीएनए विजातीय डीएनए खंड से जुड़कर भी दूसरी कोशिका में प्रवेश करने को क्षमता बनाए रखता है। ऐसे प्लाज्मिड सी वेक्टर के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहला आनुवंशिक इंजीनियरिंग से तैयार किया गया वेक्टर प्लाज्मिड PBR 322 था, जिसे ई कोलाई प्लाज्मिड से तैयार किया गया था। दूसरी ओर प्लाज्मिड्स जीवाणु कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। इन्हें सहज ही यहां से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन प्लाज्मिड वाला। आगे देख लो थोड़ा सा, हाँ इसी में देख लो
अगला खा देखो का वाला क्वेश्चन हो गया, प्लाज्मिड वाला हमारा ऊपर देखो ये खा पुनर्योगज डीएनए तकनीक की सहायता से इंसुलिन का उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ खुद से भी पढ़िए। गा सहोपकारिता किसे कहते हो, तो उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर घा वन्य जीव की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 2 प्रमुख विधियां भी लिखिए। 3 नंबर मतलब 12 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। आपका 12 करके 3 बार क्वेश्चन था, 36 नंबर मेरे भाई कंप्लीट हो चुका है। टेंशन फ्री हो जाओ, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, ऐसा क्लास भैया नहीं मिलेगा। चलो अब चलते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पे, इसका भी मैं आंसर बताऊंगा। देखो नीचे ये, ठीक है, तो चलो 7वां गुरु बीजाणु जनन क्या है। देखो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर आपका, ठीक है। अभी मैं नंबरिंग बताऊंगा कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृतबीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन का वर्णन करो, अथवा लगा है। भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। दोनों में से एक कर दो भैया, आपका नंबर फिक्स है 5, ठीक है। अगला देखो 8वां संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक के 2 उदाहरण देकर इनके लक्षण, कारक एवं रोकथाम के उपाय बताइए। अथवा लगा है, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। डेंगू बुखार, फाइलेरियोसिस, 2.5 नंबर मिलेगा। हम यही वाला आंसर आपको बता देते हैं। पहले डेंगू बुखार को जानेंगे। देखो ये एक विषाणु जनित बुखार है जिसे हड्डी टोर बुखार भी कहते हैं। मतलब इसमें हड्डियां जो है ना, इतना बुखार हो जाता है कि लगता है हड्डियां टूट जाएंगी। डेंगू विषाणु की वाहक मादा एडीज मच्छर है। इस रोग का विषाणु फ्लेविवाइरिडी कुल का सदस्य है, जिसे फ्लेविवायरस कहा जाता है। इसे आर्बोवायरस भी कहते हैं क्योंकि यह विषाणु मच्छरों द्वारा संचारित होता है, ठीक है। अब देखो आगे, डेंगू विषाणु की 4 से 5 स्ट्रेन्स या सेरोटाइप में पाई जाती है, जिन्हें क्रमशः DENB1, DENB2, DENB3, DENB4 में आदि कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति में इसमें से किसी भी एक स्ट्रेन द्वारा संक्रमण हो जाता है तो उसे डेंगू बुखार हो जाता है तथा व्यक्ति इस स्ट्रेन के लिए जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा विकसित कर लेता है, ठीक है। फिर दोबारा डेंगू नहीं होगा, कर लेता है, किंतु दूसरे अन्य स्ट्रेन्स के प्रति प्रतिरक्षण न होने के कारण उनके द्वारा संक्रमण का खतरा बना रहता है, ठीक है। होता क्या है, मादा एडीज मच्छर के द्वारा यह होता है। देखो मादा एडीज दिन में मुख्यतः प्रातः काल एवं सायंकाल मनुष्य को काटती है। मनुष्य डेंगू विषाणु का प्राथमिक पोषण प्राइमरी होस्ट और मादा मच्छर इसका द्वितीयक पोषण यानी कि सेकेंडरी होस्ट है। मनुष्य के शरीर में डेंगू विषाणु प्रवेश से लेकर बुखार का लक्षण प्रकट होने तक के समय को उद्भवन काल कहते हैं। मतलब शरीर में डेंगू विषाणु के प्रवेश से लेकर जो बुखार का लक्षण आता है उस काल को उद्भवन काल कहते हैं, ठीक है। ये 3 से 7 दिन, कभी कभी 10 से 12 दिन होता है। डेंगू बुखार के लक्षण, अगर डेंगू किसी को है तो डेंगू बुखार की 2 श्रेणियां। साधारण डेंगू बुखार, इसमें तेज ज्वर यानी कि बुखार के साथ तेज सिरदर्द, जोड़ों में दर्द, चक्कर आना, भूख न लगना, मांसपेशियों में ऐंठन आदि है। दूसरा है प्रचंड डेंगू बुखार, मतलब तगड़ा वाला। देखो इसकी 2 अवस्थाएं होती है। पहला ए डेंगू रक्तस्राव ज्वर, इसमें सिरदर्द, बुखार, भूख न लगना, नाक कान से रक्तस्राव होना, खून बहना, खून की उल्टी होना तथा रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाना आदि इसके लक्षण है। यह प्रचंड डेंगू बुखार के अंतर्गत आता है। बी डेंगू घातक लक्षण, इसमें बेचैनी, रुधिर दाब का अत्यधिक कम हो जाना तथा शरीर के प्रमुख अंगों में तरल की कमी होना आदि है। डेंगू का उपचार कैसे करोगे ये भी जान लो। डेंगू एक विषाणु जनित रोग है, इसके लिए कोई प्रतिजैविक नहीं है। देखो इसके लिए कुछ दवाएं होंगी जरूर। देखो इसके लिए सहायक उपचार ही मुख्य चिकित्सीय सहायता है। डेंगू बुखार में पैरासीटामोल तथा दर्द निवारक एसिटामिनोफेन एवं कोडीन दिया जाता है। मैक्सिको की सनोफी फार्मा कंपनी ने एक वैक्सीन डेंगुआक्सिया तैयार किया, इसका प्रयोग बहुत जल्द शुरू हो जाएगा डेंगू के लिए। डेंगू को रोक कैसे सकते हैं, देखो ध्यान से। डेंगू के रोकथाम एवं उन्मूलन के लिए निम्न प्रमुख उपाय है। फर्स्ट, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करो, ठीक है। दूसरा, दिन में मच्छरों से बचाव के लिए मच्छर भगाने वाली क्रीम का प्रयोग। तीसरा, टंकी, कूलर, गमला आदि में जल संग्रह नहीं होने देना चाहिए क्योंकि इसके वाहक मच्छर अपने लार्वा स्वच्छ जल में ही देते हैं। चौथा, मच्छरों को मारने हेतु कीटनाशक का छिड़काव, लार्वा खाने वाले कीटों का प्रयोग आदि उपाय किए जाने चाहिए तो डेंगू नहीं होगा। ये डेंगू था। अब फाइलेरियोसिस पे आओ भैया। मतलब यह रोग क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है। यह ऐसे क्षेत्रों में अधिक होता है जहां मच्छर अधिक होते हैं, वह दूषित जल का, मतलब जहां ज्यादा मच्छर होंगे वह दूषित जल का प्रयोग किया जाता है।
ये रोग एक निमेटोड वाउचेरिया ब्रैंकोप्टी नामक परजीवी से होता है जो लसिका वाहिनियों में रहता है। इस परजीवी की जीवित व मृत दोनों अवस्थाओं से रोग होता है। जीवित अवस्था में ये एलिफेंटिएसिस या फाइलेरियोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। इसे हाथी पांव भी कहते हैं। मतलब ये जो पांव है ना, ये बहुत ज्यादा फूल जाएगा, खूब मोटा मोटा, इसको फाइलेरियोसिस या हाथी पांव बोलते हैं। फाइलेरियोसिस के लक्षण क्या है देखो। इस रोग में लिम्फ वाहिनियों की एंडोथीलियम कोशिकाएं विभाजित होकर दीवारों को मोटा कर देती हैं। शुरुआत में रोगी को हल्का बुखार व शरीर में दर्द बना रहता है। लसिका नोड के ऊतक व अन्य अंगों जैसे यकृत, प्लीहा, अंडकोश, टांगों आदि में सूजन आने से इनका आकार बढ़ जाता है। ठीक है, इन अंगों में सूजन आने व लसिका बहने से ट्यूमर बन जाते हैं। इस रोग की गंभीर अवस्था में टांग का आकार सूजकर बढ़ जाता है तथा इस अवस्था को हाथी पांव कहते हैं। इस रोग का संचरण क्यूलेक्स मच्छर द्वारा तीसरे चरण के लार्वा माइक्रोफाइलेरिया की अवस्था में होता है। क्यूलेक्स मच्छर द्वारा किसी मनुष्य को काटने पर लार के द्वारा माइक्रोफाइलेरिया लार्वा शरीर में प्रवेश करता है। तत्पश्चात ये रक्त व लसिका वाहिनियों में पहुंचकर वयस्क में रोग का संक्रमण कर देता है, तो हाथी पांव हो जाता है। चलो आगे बढ़ो भैया। रोकथाम कैसे करोगे देखो। इस रोग से बचाव के लिए मच्छर व उनके लार्वा को नष्ट कर देना चाहिए तथा मच्छर के काटने से बचना चाहिए। वयस्क कृमियों को मारने के लिए आर्सेनिक से निर्मित दवा व एमएसजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को मारने के लिए डाइमिथाइल कार्बोनोजोइन नामक दवा प्रभावी होती है। संक्रामक लार्वा के लिए, ठीक है, लार्वा के लिए पैरामेलिमिनाइल फिनाइल स्टीबोनेट का प्रयोग किया जाना चाहिए। फाइलेरिया को पूर्ण रूप से समाप्त करने व फाइलेरियोसिस रोग की सूचना प्राप्त करने हेतु सरकार ने राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाया है। बस हो गया, फाइलेरिया भी हो गया भैया। अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पेपर का, पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार का होता है। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन करो, अथवा लगा है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन करो। ये पारितंत्र का क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा जो पूरा पेपर है ना 70 नंबर के बायोलॉजी का, वो यहीं पर फिनिश होगा। 4 नंबर का बहुविकल्पीय, 5 नंबर का अतः लघु उत्तरीय, 10 नंबर का लघु उत्तरीय, 36 नंबर का लघु उत्तरीय और 15 नंबर का विस्तृत उत्तरीय। 70 पूरा। लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों मिला लो तो 46 नंबर के। मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न जहां भी मिले भाई जरूर पढ़ लो। 3 नंबर वाले क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं है। बाकी 5 नंबर वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अतः लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय तो आपके तैयार हो ही जाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? मैंने आपको ज्यादातर सॉल्यूशन भी दिया इस पेपर का। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो भैया। आगे हम पेपर में आग लगाते रहेंगे और आपको 70 में 70 दिलाते रहेंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।